नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम आज का एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं उन खबरों की जो अभी तक सुर्खियां बनी हुई हैं या वो खबरें जिन पर आज दिन भर सबका फोकस रहने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आज का एजेंडा की सुर्खियां। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज। आगामी सोमवार को गुजरात में भाजपा की नई सरकार का होगा गठन। वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों की आज शिमला में बैठक। मुख्यमंत्री पद की रेस में कई दावेदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भाजपा के प्रति बढ़ता जन समर्थन, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनादेश। कहा, युवाओं ने भाजपा पर किया है भरोसा। कहा, भाजपा को समर्थन नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब। राज्यसभा में आज निजी विधेयकों का दिन। समान नागरिक संहिता, लोक प्रतिनिधित्व विधेयक, संसद की कार्यक्षमता जैसे करीब 43 विधेयक चर्चा के लिए सूचीबद्ध। वहीं वित्त मंत्री लोकसभा में सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर देंगी वक्तव्य। और राजस्थान के जोधपुर में दर्दनाक हादसा। एक घर में शादी के दौरान आग लगने से 3 बच्चों और 2 महिलाओं की मौत। करीब 60 लोग घायल। गैस सिलेंडर फटने के कारण हुआ हादसा। तो आइए शुरुआत करते हैं। गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। आगामी सोमवार को राज्य में भाजपा की नई सरकार का गठन हो जाएगा। राज्य में भाजपा ने साल 2002 में 127 सीट जीतकर बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। इस बार भाजपा ने राज्य में 155 से ज्यादा सीट जीतकर एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जिसे छूना किसी भी अन्य दल के लिए आसान नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिला जनादेश न्यू इंडिया की अपेक्षाओं को व्यक्त करता है। प्रधानमंत्री ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी को मिलता जनता का आशीर्वाद अभिभूत करने वाला है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि युवाओं के दिल केवल परिकल्पना और विकास से जीते जा सकते हैं और भाजपा के पास परिकल्पना है और विकास के प्रति वचनबद्धता भी है। प्रधानमंत्री ने दोनों राज्यों में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग का आभार जताया। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। शैलेंद्र, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि गुजरात के अगर हम जनादेश की बात करें, जब से गुजरात का निर्माण हुआ है ये पहली बार है भाजपा को जितनी सीटें मिली हैं, अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भाजपा ने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो इस जनादेश के बाद बीजेपी की जिम्मेदारी गुजरात को लेकर के और कितनी बढ़ जाती है? निश्चित तौर पर जब इस तरह का जनादेश मिलता है चंद्रशेखर, तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है और बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है कि एक ऐसा जनादेश जो बीजेपी को ही पहली बार नहीं मिला, बल्कि गुजरात के स्थापना के बाद से आप देखें तो 1985 में कांग्रेस को माधुसिंह सोलंकी मुख्यमंत्री थे, तब मिली थी 149 सीटें और इस बार 155 का आंकड़ा बीजेपी ने पार किया है। तो गुजरात के इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल को सबसे बड़ी सफलता है। वोट प्रतिशत के लिहाज से आप देखें तो 50% से पार हो गई है बीजेपी। तो निश्चित तौर पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है और बीजेपी इस बात को बखूबी समझती भी है और यही वजह है कि हमने देखा कि टिकट वितरण से ही इस जिम्मेदारी को बीजेपी ने महसूस करना और उसको लागू करना शुरू कर दिया था, जब युवाओं को बड़े स्तर पर मौका दिया गया था। कल प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया कि खासतौर पर युवाओं को भरोसा है। जब बड़े लक्ष्यों की बात होती है, जब चुनौतियों की बात होती है, तब भाजपा पर भरोसा देश की जनता और जताते हैं। तो निश्चित तौर पर देख रहे हैं कि ये इतिहास के बाद बीजेपी में। ठीक है शैलेंद्र, जिस तरह का जनादेश है उससे एक बात और साफ हो जाती है कि गुजरात की अगर हम बात करें तो लगभग समाज के सभी वर्गों का वोट बीजेपी को मिला है और ऐसे में जो विकास नाम का शब्द है वो कितना यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गुजरात में हमने ये देखा है कि जो केंद्र और राज्य की योजनाएं हैं और दोनों की मिलकर जो योजनाएं हैं वहाँ पर
चाहे हम पिछले दिनों बात भी कर रहे थे, डेयरी सेक्टर की हम बात करें, गांव की हम बात करें, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की हम बात करें, काफी वहां पे काम हुआ है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, विकास कितना कारगर सिद्ध हुआ है वहां पर? देखिए चंद्रशेखर, हमें समझना होगा कि विकास के तमाम पहलुओं पर काम हुआ है। एक तरफ बड़ी बड़े फ्लाईओवर बने हैं, सड़कें बनी हैं, औद्योगिकरण के लिए इकोसिस्टम बनाया गया है, स्टार्टअप को मदद दी गई है। तो दूसरी तरफ ये सुनिश्चित किया गया है कि लोगों को पीने का पानी मिले गुजरात जैसे राज्य में, खेतों तक नहरों के जरिए सिंचाई हो, जहां पर बहुत दुर्गम था गुजरात में पानी की कमी, अधिकांश इलाकों में जानते हैं बहुत नीचे पानी है, नर्मदा का पानी जिस तरह से पहुंचा, कल्याणकारी योजनाओं में कोई लीकेज न हो, ये सुनिश्चित किया गया। और जिसका जिक्र कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया भी कि लाभार्थियों को 100% लाभ हो, उसका प्रयास बीजेपी ने किया है, बीजेपी सरकारों ने किया है। तो हम इन सबका समावेश देखते हैं चुनावी नतीजों में। और जब एक सक्षम नेतृत्व होता है, एक लोकप्रिय नेतृत्व होता है, मजबूत संगठन होता है, राज्य सरकार की तमाम योजनाओं का फायदा जनता को मिलता है, तब हम देखते हैं कि चुनाव दर चुनाव कोई राजनीतिक दल इस तरह की सफलता पा सकता है और अपने पुराने रिकॉर्ड से आगे जा सकता है। आपने देखा कि पिछली बार ये कहा गया था कि थोड़ा सा मजबूत मुकाबला था, बहुत कड़ा मुकाबला था बीजेपी और कांग्रेस के बीच, लेकिन इस बार उस सारी कसर को धोते हुए बीजेपी को एक ऐतिहासिक सफलता मिली है, जनता का समर्थन मिला है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी अभी तक जो 27 वर्षों में विकास का सफर रहा है, उसके आगे जाने का जो विजन है वो संकल्प पत्र में दिखाई दिया था कि किस तरह से इकोनॉमी को कितना बड़ा आकार देना है, कैसे कॉरिडोर बनाए जाने हैं, कैसे आदिवासियों के इलाकों में विकास किया जाना है, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। शैलेंद्र, आप ये बताइए कि नई सरकार के गठन के लिए क्या कुछ कवायद चल रही है वहां पर? हम जानते हैं कि जल्द ही विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें औपचारिक तौर पर नेता चुना जाएगा जो निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि तारीखों का पहले ऐलान हो चुका है। 12 तारीख दोपहर 2 बजे गांधी नगर के परेड ग्राउंड में संभवतः ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। भव्य कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के जाने की उम्मीद है। साथ ही साथ बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी आमंत्रित किया जा सकता है। तो बीजेपी एक बड़े तौर पर गुजरात में इस अपनी बड़ी जीत का जश्न मनाने वाली है और शपथ ग्रहण समारोह में भी वो झलक दिखाई देगी। शुक्रिया आपका शैलेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों की आज शिमला में बैठक होगी। बैठक में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित होने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला भी बैठक में भाग लेंगे। कांग्रेस के सामने अब मुख्यमंत्री पद के अनेक दावेदारों में से किसी को चुनने की चुनौती कांग्रेस के सामने है। तो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज वहां पर पहुंच रहे हैं। अनुज यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि पूरा देश भी ये जानना चाहेगा, हिमाचल प्रदेश भी ये जानना चाहेगा कि कौन बन सकता है मुख्यमंत्री वहां पर। देखिए, बिल्कुल चंद्रशेखर, पूरे हिमाचल की जनता के मन में सबसे बड़ा यही सवाल है कि कांग्रेस ने एक अच्छा बहुमत तो प्राप्त कर लिया। 40 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं, लेकिन आखिर हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के लिए खुद एक ये चुनौती है कि आखिर एक मत कैसे बनाया जाए मुख्यमंत्री के नाम पर, क्योंकि हम चुनावों के दौरान अगर इस बात की बात करें तो कांग्रेस ने कोई भी चेहरा, सीएम कैंडिडेट का कोई भी चेहरा हिमाचल की जनता के सामने नहीं रखा था। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम बात करें, जो नादौन से सुखिंदर सिंह सुक्खू जो स्थानीय नेता हैं कांग्रेस के, वो पूरे चुनाव प्रचार के दौरान इस बात को कहते हुए नजर आए थे कि वो अगले मुख्यमंत्री होंगे। दूसरी बात करें, जो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह हैं, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह भी इसी दौड़ में है कि वो भी मुख्यमंत्री हो सकती हैं। वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य हैं, जो शिमला ग्रामीण से जीते हैं कांग्रेस की तरफ से,
वो भी एक सीएम का चेहरा है। तो इस चुनौती से निपटना भी कांग्रेस के लिए एक बड़ी बात है। और आज नवनिर्वाचित विधायकों की जो बैठक है, ये एक राय बनाने के लिए है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि एक राय बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इसके लिए नामित किया गया कि भाई वो ही फैसला करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अब ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मुझे लगता है कि जब विधायक दल के नेता को चुनने की बात आएगी तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक नाम पे सहमति ना बने। हां, यह बात जरूर है कि हां, कांग्रेस को एक बहुमत मिला है और जो परंपरा हिमाचल प्रदेश की राजनीति की रही है, एक बार भारतीय जनता पार्टी और एक बार कांग्रेस, वही परंपरा इन चुनावों में दिखाई दी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा है, हम सभी जानते हैं कि 5 से 6% का एक गैप हुआ करता था वोट प्रतिशत में, वो 1% से भी कम हुआ है। तो यह बात बिल्कुल निश्चित तौर पर है कि जो एक रिवाज बदलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में की थी, कम से कम मत प्रतिशत के मामले में भारतीय जनता पार्टी आगे निकली है। अनुज, अभी सवेरे भी हम लोग बात कर रहे थे, जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कल कहा कि जो डिफरेंस है वो 0.9% का है कांग्रेस और बीजेपी के वोट शेयर में। और साथ ही साथ अभी हम शैलेंद्र से भी बात कर रहे थे, गुजरात के परिणाम भी हमारे सामने हैं, किस तरह से वहाँ पर विकास जो है वो काफ़ी एक मुख्य मुद्दा बनकर निकला, क्योंकि जिस तरह के वहाँ पर परिणाम आए हैं तो उससे ये साफ है कि समाज के सभी वर्गों की ओर से बीजेपी को वहाँ पर पसंद किया गया। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, सवाल ये है कि ये किसी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अकेले केंद्र की योजनाओं पर, केंद्र सरकार पर पूरा भरोसा, क्योंकि पहाड़ जैसे इलाकों में जो पुरानी परंपरा बनी हुई है वो इसीलिए बनी हुई है क्योंकि पहाड़ों में जो माइक्रो विकास होता है, जो छोटे स्तर पर विकास करना होता है, जिसमें राज्य सरकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है लोगों को एक सुगम जीवन देने के लिए, कुछ थोड़ा बहुत कमी रह गई है कहीं? देखिए, एक सबसे बड़े मुद्दे थे, बिल्कुल आपने सही सवाल किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा मुद्दा विकास को बनाया था और डबल इंजन की सरकार के राज्य को क्या फायदे मिलते हैं। अगर केंद्र सरकार के अंदर और राज्य सरकार के अंदर एक ही पार्टी की सरकार हो तो किस तरीके से फायदा मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार इस बात को लेकर हिमाचल की जनता के बीच में थे और उत्तराखंड का एक बड़ा उदाहरण दिया गया था कि देखिए वहां का भी रिवाज बदला। वहां भी ऐसे ही चंद्रशेखर होता था, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, लेकिन वहां दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को एक बार मौका दिया वहां की जनता ने और उसके बाद उत्तराखंड का जो विकास हुआ डबल इंजन की सरकार ने किया। यह एक मुद्दा लेकर भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की जनता के बीच में थी। लेकिन कांग्रेस ने एक जो मुद्दा उठाया था पुरानी पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम को, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर ज्यादातर मैं बात करूं तो 90% ऐसा वोटर है जो सरकारी कर्मचारी है, या तो केंद्र सरकार की नौकरी करता है या राज्य सरकार की। ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस को बढ़त हासिल हुई है। उनका जो यह मुद्दा था वो ज्यादा काम करता हुआ दिखाई दिया और शायद इसी वजह से कांग्रेस ने 40 सीटों पर कब्जा किया। लेकिन दूसरी बात अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी का जो वोट प्रतिशत मिला है, इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार, रिवाज बदलने वाला जो मुद्दा था वो हिमाचल की जनता के मन में था और वो इस बात को चाहती थी कि एक बार फिर से अगर यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर हिमाचल का जो विकास की जो रफ्तार चल रही है वो और तेज होगी। लेकिन ये तो जनता का जनादेश है। देखिए, जनता क्या सोचती है, किसको अपना उम्मीदवार चुनती है, कौन सरकार बनाना चाहती है, और सबसे बड़ा फैसला जनता का जनादेश ही होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता ने, एक एक कार्यकर्ता ने जिस तरीके से इस बार चुनाव लड़ा है, तो यह बात तो कहनी पड़ेगी कि वोट प्रतिशत के मामले में रिवाज बदलता हुआ दिखाई दिया और 1% से भी कम का गैप होना इस बात को दर्शाता है कि भाजपा ने कड़ा मुकाबला कांग्रेस को दिया। दोनों ही पार्टियों में कड़ा मुकाबला देखने को मिला और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी को भी मिला, भले ही सरकार बनाने से वो चूक गए हों। शुक्रिया आपका अनुज, काफ़ी अच्छी तरह से आपने हमारे दर्शकों को समझाया कि क्या कुछ वहाँ पर हुआ है। और अगली खबर की ओर हम चलते हैं। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल और शून्यकाल के अलावा निजी विधेयकों का दिन है, जिसमें समान नागरिक संहिता, लोक प्रतिनिधित्व विधेयक, संसद की कार्यक्षमता विधेयक जैसे करीब 43 विधेयक सूचीबद्ध हैं। वहीं लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर वक्तव्य
तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश की सूची में अनुसूचित जनजाति से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक, एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल और भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों पर नियम 193 के तहत जारी चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा लोकसभा में भी कई निजी विधेयक विधायी कार्यों में शामिल हैं। तो हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषि, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आज शुक्रवार का दिन है, प्राइवेट मेंबर बिल भी आज आते हैं, तो आज का दिन क्या कुछ कार्यवाही, कितना महत्वपूर्ण? देखिए चंद्रशेखर, जहाँ तक शुक्रवार की बात करें तो हम जानते हैं पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में शुक्रवार का दिन एक आम सांसद का दिन के तौर पर भी जाना जाता है, जिसमें वो निजी विधेयकों के जरिए अपने पक्ष की तरफ से अपने मत के अनुसार किसी भी कानून को लेकर वो सदन में अपना प्रस्ताव पेश कर सकते हैं विधेयक के रूप में। ये एक बहुत बड़ी ताकत है एक सदस्य के तौर पर कि वो किसी भी मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित कर पाएँ, और सरकार या विपक्ष में एक माहौल इस बात का बनता है कि किसी भी मुद्दे पर एक सांसद जब किसी विधेयक के रूप में आता है तो उस पर जो संसद की जो आम राय बनती है, सदन की जो आम राय बनती है, उस पर जो प्रतिक्रियाएं आती हैं, कई बार उससे जुड़े हुए कानून भी देखने को मिले हैं। इस लिहाज से देखें तो राज्यसभा में दोपहर के तुरंत बाद इन विधेयकों का दिन रखा गया है, जबकि लोकसभा में कुछ समय यानी कि करीब 3:30 बजे के बाद लोकसभा में ये समय मुकर्रर किया गया है जिसमें कि निजी विधेयक लाए जाएंगे। उससे पहले जो ट्रेजरी बेंचेज हैं उनकी तरफ से भी जो विधेयक हैं, जो पहले से ही जो सदन के हिस्सा हैं, चाहे वो एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल है या फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल है, इनको लेकर चर्चा और उसको पारित किए जाने का प्रस्ताव सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो प्रश्नकाल और जो शून्यकाल है उसको बेहद महत्वपूर्ण इस मायने में देखा जा रहा है कि आज तीसरा दिन और राज्यसभा में और लोकसभा दोनों में सुचारू रूप से इन सबको सम्मिलित करते हुए पूरा किया जा रहा है, और प्रश्नकाल के दौरान भी तमाम खबरें निकलती हैं, मुद्दे सामने आते हैं, सरकार जवाब देती है, और कई बार शून्यकाल में भी ऐसी पक्ष जो सांसदों की तरफ से आते हैं जिसमें सरकार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। तो कुल मिलाकर एक आम सांसद का दिन है जो अपने विधेयकों के रूप में, निजी विधेयकों के रूप में अपना पक्ष संसद में आज रखेंगे। ठीक है ऋषि, इसके अलावा कार्यवाही इस बार सुचारू चल रही है, ज़्यादा गतिरोध भी देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री की ओर से जो अपील की गई थी कि जो दूर दराज से लोग आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा युवा सांसदों को मौका दिया जाए, क्या कुछ लग रहा है प्रधानमंत्री की अपील का असर दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री की अपील और जो युवा सांसद हैं उनमें भी ये उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि जब ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से इस तरीके का आह्वान है तो विपक्ष की तरफ से भी उसको उपयुक्त प्रतिक्रिया मिल रही है, जिसमें कि वो इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमने देखा कि कल लोकसभा में जो लोक महत्व के जो मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए अधिकांश जो सांसद थे वो युवा थे, और निश्चित तौर से युवा सांसदों की जो सहभागिता है और जो उनका प्रतिनिधित्व है जिसमें वो अपना पक्ष रखते हैं, वो बेहद महत्वपूर्ण इस मायने में भी होता है कि लोकतांत्रिक परंपराओं में कई बार उन्हीं सांसदों के रूप में बड़े नेतृत्व देखे गए हैं। हमने राज्यसभा में भी देखा था कि जब सभापति के स्वागत भाषण के दौरान तमाम युवा सांसदों ने इस बात को रेखांकित किया कि उनके पास जो अवसर है सीखने का, और जो वो चाहते हैं कि जो देश के मुद्दे हैं, समाज के मुद्दे हैं, उसको रखें, उसमें उन्होंने चेयर से आग्रह किया था कि उन्हें एक विशेष प्रिविलेज मिलना चाहिए। तो इस तरीके के जो संवाद हैं वो सांसदों की तरफ से जब चेयर की से किए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं दोनों जो वरिष्ठ हैं और जो युवा हैं उनके बीच में एक सामंजस्य बनाता है, जिसके जरिए जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर होती हैं और एक सार्थक जो बहस है वो संसद में दिखाई देती है। जी चंद्रशेखर, शुक्रिया आपका ऋषि इन तमाम जानकारियों के लिए। अगली खबर की ओर हम चलेंगे और ये दुखद खबर इस वक्त आ रही है राजस्थान से। राजस्थान के जोधपुर में एक गंभीर हादसा हुआ है। यहाँ के भूंगरा गांव में एक घर में शादी के दौरान आग लग गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और करीब 60 लोग घायल हो गए। घायलों में 42 लोगों को MGH अस्पताल में
भर्ती कराया गया है। हादसे की जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर ने बताया कि गैस सिलेंडर फटने के कारण यह हादसा हुआ है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं। धर्मेश भारती हमारे संवाददाता जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेश, विस्तार से बताइए कैसे ये हादसा हुआ, कहां पर यह हादसा हुआ है और अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, ये जो घटना है ये जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र है। वहाँ एक घूगरा गांव है, उसके पास संगत सिक्की ढाणी है। वहाँ एक बारात जो है उसको जाना था, तो जो उससे पहले एक कार्यक्रम, जो सामाजिक कार्यक्रम वो आयोजित हो रहा था, तभी एक सिलेंडर में आग लग गई। और इस सिलेंडर में जब आग लगी और जब लीकेज होने लगा तो पास में 2 और सिलेंडर रखे थे, उनमें भी आग लग गई। इससे धमाका हुआ और धमाके के साथ जो है इसमें लोग चपेट में आ गए और जो है 5 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है और 10 लोग जो है वो 90% से अधिक जो है झुलस गए हैं। कुछ घायलों को जो है शेरगढ़ में सेतारवा के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया है और 40 से अधिक लोगों को जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में रेफर किया गया है। तो इस प्रकार ये जो दुखद घटना है ये वहां पर घटित हुई है और अफरा तफरी के माहौल की वजह से वहां पर जो है स्थिति जो है खराब हो गई। हालांकि प्रशासन वहां पहुंच गया है और अब जो घायलों को वहां हर संभव मदद अब जो है दी जा रही है। धर्मेश, ये कितने बजे यह हादसा हुआ और क्या आसपास में अगर हम चिकित्सा की सुविधाएं वो पर्याप्त हैं इन लोगों के लिए? क्योंकि आप बता रहे हैं कि 90% से ज़्यादा लोग, 40-50 लोग ऐसे हैं जो 90% से ज़्यादा झुलस चुके हैं। नहीं, चंद्रप्रकाश, 10 लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि उनका जो 90% से अधिक झुलसे हैं और 40 से अधिक लोग जो हैं उनको वहाँ रेफर कर दिया गया है। उनका उपचार चल रहा है जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में। तो इलाज अभी जारी है और स्थिति जो है 10 लोगों के बारे में अभी उनका इलाज जारी है और अभी हाल फिलहाल सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की ओर से जो भी हर संभव मदद है वो देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि जब बर्न का लेवल 70% से ऊपर होता है तो वो एक विपरीत परिस्थिति होती है। तो इलाज अभी चल रहा है और जैसा आने वाले समय में कुछ पता लग पाएगा। तो ये हादसा कब हुआ था? ये तड़के हुआ था या अंधेरे में ये हादसा हुआ? नहीं, ये कल शाम की घटना है बेसिकली। और ये बारात जो है, एक संगत सिंह है, उनके पुत्र की बारात जो है उसको पोखरा गांव जाना था। तो अमूमन जब बारात जाती है तो उससे पहले जो भोजन होता है तब ये सिलेंडर की लीकेज हुआ और वहां पास में और सिलेंडर रखे थे। तो उस लीकेज से उन दोनों सिलेंडर में भी आग लग गई और इस धमाके के साथ जो है वहां आसपास जितने लोग भोजन कर रहे थे वो सब इसकी चपेट में आ गए। तो ये ग्रामीण इलाका लग रहा है जो हम दृश्य हम देख रहे हैं। तो वहाँ पर क्या उस समय पे जो एम्बुलेंस वगैरह वो समय पे आ गई थी वहाँ पर? देखिए, ये शेरगढ़ का जो इलाका है ये थोड़ा जोधपुर से दूर है और ग्रामीण क्षेत्र है। आप भी समझते हैं कि धीरे धीरे मतलब जो एम्बुलेंस का सिस्टम है वो सूचना के बाद वहाँ पहुंचा और उसके कुछ आसपास जो शेरगढ़ और सेतारवा के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में रेफर किया गया। वहां उन सभी लोगों का इलाज चल रहा है। शुक्रिया धर्मेश इन तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ हम अपना आज का ये खास कार्यक्रम, आज का एजेंडा यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।